यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। सिविल डिफेंस की टीम ने पुष्कर सरोवर में एक मानसिक रोगी को डूबने से बचा लिया। बताया जा रहा है कि सुरेश जाट नामक व्यक्ति गहरे पानी में चला गया था, जिसे सिविल डिफेंस की टीम ने सजगता बरतते हुए युवक की जान बचा ली। पुष्कर सरोवर में एक मानसिक रोगी को नागरिक सुरक्षा टीम ने डूबने से बचा लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरेश जाट नामक व्यक्ति घाट पर नहा रहा था, उसके बाद वह गहरे पानी में चला गया। सिविल डिफेंस ने तुरंत सजगता बरतते हुए मानसिक रोगी को पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। यज्ञ घाट के ऊपर एक यात्री था सुरेश नाम का, सुरेश कानाराम जटाना का। तो वो क्या कि तैरना नहीं जानता था, लेकिन यज्ञ घाट से जो छतरी है सामने सरोवर के बीच में, उसमें चला गया वो और वापस नहीं आ पाया। तो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर मैं और अशोक जी अंदर पानी में उतर के उसको रैंक की सहायता से सुरक्षित लेके आए हैं और पुलिस को सुपुर्द किया है। मानसिक रूप से अस्वस्थ, और वो क्या कि गाली गलौज या बकना वगैरह शुरू की उसने, लेकिन हमने पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पुलिस को सुपुर्द कर दिया। वो आगे पुष्कर के खटिक मंदिर में अनुसूचित जाति जनजाति अधिकार मंच की बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष छीतरमल टेपन ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। अनुसूचित जाति जनजाति अधिकार मंच की बैठक पुष्कर के खटीक मंदिर में आयोजित की गई। इस अवसर पर मंच के प्रदेश अध्यक्ष छीतरमल टेपन ने आरक्षण बचाओ, निजीकरण और नए कृषि कानून के विरोध में केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। जब जनता पर अत्याचार करने लगे तो उसका विरोध करना ही देशभक्ति है। आज हम देख रहे हैं कि भाजपा सरकार में निजीकरण हो रहा है। निजीकरण का मतलब साफ है कि आरक्षण पे चोट की जा रही है, आरक्षण खत्म करने का प्रावधान है। किसानों की कोई नहीं सुन रहा है। तो आज किसानों के समर्थन में हमारा आरक्षित वर्ग, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और मुस्लिम भाई, आज 36 कौम आज पुष्कर में खटीक महासभा की विश्राम स्थली पे उपस्थित होकर आज हमने बैठक की है और सर्वसम्मति में प्रस्ताव पारित किए हैं। और उस प्रस्ताव में हमने ये तय किया है कि मोदी हटाओ और देश बचाओ की शुरुआत आज हम पुष्कर से ही कर रहे हैं। आज जब आरक्षित वर्ग के सभी वर्ग एक जाजम पे आके और किसानों के समर्थन में पुष्कर से आंदोलन बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष हम प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि हम आगामी चुनाव में मोदी हटाओ देश बचाओ का अभियान शुरू कर रहे हैं। आज पुष्कर की धर्मस्थली से, जो ब्रह्मा जी की नगरी है और पूरे भारत का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल इसको माना गया है, और यहीं से हम इस अभियान की शुरुआत करते हैं। जब किसानों के आंदोलन, क्योंकि हम पहले तो किसान हैं, कृषि श्रमिक है, कर्मचारी है, आज सब वर्ग, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इस शासन से दुखी नहीं है। आज रेलवे प्राइवेट किया जा रहा है, बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, LIC का निजीकरण किया जा रहा है। तो जब निजीकरण का मतलब ये होता है कि नौकरियां खत्म, और जब नौकरियां खत्म होगी तो बेरोजगार कहाँ जाएंगे। 2 करोड़ सालाना बेरोजगारों को नौकरी देने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आज उनको सबको, आज अखबारों में जैसे आपने देखा होगा 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। कोई सरकार की कोई नीति सफल नहीं हो रही है। भले ही हम मन में मोदी मोदी करके ले लें, लेकिन धर्म के नाम पे जो पाखंड हिंदुस्तान में किया जा रहा है, संविधान की हम रक्षा करने के लिए कृत संकल्प है। और हमारा संविधान कहता है समानता, बंधुत्व, समानता, और इस बंधुत्व की भावना पर हम संविधान की भावना का आदर करते हुए संविधान की रक्षा करेंगे। इस बैठक में हमने यही आज निर्णय किया है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ कितने जाएगी। और महिलाओं और जो दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं,
यहाँ तक कि मोदी राज में, मोदी जी के राज में छोटी बच्चों पर जो बलात्कार बढ़ा है, पूरे देश के लिए शर्म की बात है, जिसकी हम भर्त्सना कर रहे हैं। आज तक हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने कभी ये इतने 7 साल हो गए, कभी पुष्कर की याद नहीं आई। हमारे मोदी साहब को पुष्कर की याद आई है, तो हम प्रार्थना करते हैं कि भाई इस पुष्कर राज में, इस पवित्र सरोवर में अगर सीवरेज में आने वाला गंदा पानी भी अगर रोक दिया जाता है तो यहाँ की जनता उसके लिए कृतज्ञ है। प्रधानमंत्री को हम प्रणाम करते हैं, साक्षात प्रणाम, लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि ये उनके भाग्य में लिखा नहीं है। एक तो गंगा स्वच्छ कर रहे थे, बनारस की घाटें सड़ रही है, और एक पूरे भारत को स्वच्छकार बना रहे थे, पूरी रेलवे स्टेशन दिल्ली के सड़ रहे हैं, लेकिन इसलिए जो प्राइवेटिक किया उसके विरोध में, और हम पूरे दलित संगठन जिसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी शामिल है, आज हम संकल्प लिए हैं कि हम चाहे 2 साल बाद चुनाव हो, चाहे 2.5 साल बाद हो, और हमारे लोग जो बीजेपी का जिन्होंने दामन थाम लिया है इसको भाजपा की हैसियत बताएंगे और ये कहेंगे कि असली धारा में जुड़े, और जो उनका हितैषी है उन्हें कोई वोट करें। लेकिन हम अभियान की शुरुआत हमने आज पुष्कर से कर दी है, और हम किसानों के समर्थन में हैं। किसानों के ज़बरदस्ती जो बिल थोपे जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। किसान कह रहे हैं हमें ये बिल नहीं चाहिए, ये कह रहे नहीं हम तो लागू करेंगे, ये किसानों के हित की बात है। अरे भाई, कानून जब लागू होता है कोई जनता मांग करे, हमें चाहिए नहीं ऐसा कानून, ज़बरदस्ती लागू करोगे, ये कौन सा कानून होगा? तो संविधान का अपमान है और बहुमत का अपमान है। और 303 जो सीटें मिली है बीजेपी को, उसके 303 राइफल बना दिया गया और वो जनता के सामने कर दिया गया। आज ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो केवल उसके अंधभक्तों के अलावा जो ये कह सके कि हम शासन से सुखी है। आज पेट्रोल कहाँ जा रहा है, डीजल कहाँ जा रहा है, रसोई गैस कहाँ गया, कौन सी गृहणियाँ सुखी है? आज सारे घरों का बजट बिगड़ गया है और जनता अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन डाल रही इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड कंपनी के द्वारा खोदी जा रही सड़कों के विरोध में शहर के विभिन्न इलाकों में क्षेत्रवासी प्रदर्शन कर रहे हैं। शहर के विभिन्न इलाकों में इन दिनों अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की ओर से डाली जा रही है, जिसकी वजह से सड़कें खुदी पड़ी हैं। उन्हें भरने का काम किया भी जा रहा है, लेकिन वह नाकाफी है, क्योंकि ऊपर से इंद्र देवता की मेहरबानी के कारण बारिश से समस्या और विकट हो चुकी है। ऐसी समस्या 2 दिनों से चंदवरदाई नगर F ब्लॉक के बाशिंदे भुगत रहे हैं। इस समस्या को लेकर कॉलोनी वासियों ने स्थानीय पार्षद सुनीता चौहान को अवगत कराया, जिस पर पार्षद मौके पर पहुंची और गैस कंपनी के प्रतिनिधियों को मौके पर बुलाकर खुदी हुई सड़क को दुरुस्त करने की बात कही। वाड़ी 31 के F ब्लॉक में गैस पाइपलाइन के लिए खुदाई का कार्य लंबित समय से चला आ रहा है। ठेकेदार व अधिकारियों की लापरवाही से F ब्लॉक के निवासी पीड़ित हैं। कॉन्ट्रैक्ट के नियमों के अनुसार जहां खुदाई करेंगे, पहले उस स्थान को पूर्व की भांति करके ही ये आगे अन्य जगह खुदाई कर सकेंगे। ये बात ठेकेदार को बार बार बताने के बावजूद भी उसने सुनी अनसुनी कर दी और आगे खुदाई का कार्य जारी रखा। नतीजा ये हुआ कि 2 दिन की बारिश से ही गली नंबर 5 के निवासियों का जीना दुर्भर हो गया। वो घर से बाहर निकल भी नहीं पा रहे हैं। उनके घर के आगे कीचड़ ही कीचड़ और गंदगी का ढेर जमा हो गया है, और इससे 2-3 बुजुर्गों को चोट भी आई है। आज मौके पे पहुंचकर संबंधित अधिकारी और ठेकेदार को उनको बुलाकर आगे भविष्य में पाबंद किया कि पहले वो अपना एक गली का काम पूरा करे, तभी दूसरी गली में आगे बढ़े। प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के निर्देशानुसार अजमेर में विभिन्न पदों पर चुनाव संपन्न हुए। साथ ही आने वाले समय में अपनी मांगों को लेकर की जाने वाली तैयारियों के बारे में चर्चा की गई। राजस्थान रोडवेज कर्मचारी संघ अजमेर आगार के चुनाव संपन्न हुए। पदाधिकारियों के जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश संगठन के आदेश अनुसार चुनाव संपन्न कराए गए। साथ ही मुख्य मांगों के लिए आने वाले समय में विरोध प्रदर्शन और धरने से संबंधित रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। ऐसा है, राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज़ यूनियन ये राजस्थान वाइड संगठन है। इसकी 52 ब्रांचें हैं और उसमें से हमारे अजमेर में जो ब्रांचें हैं राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज़ यूनियन की, उसमें से अजमेर आगार है, अजमेरू आगार है, और हमारा जो है एसोसिएशन जो अलग से बना हुआ है उसका भी है, और ये एक क्षेत्रीय कमेटी जो हमारी होती है उसके ये कुल मिला के 4 कमेटियों के आज ये चुनाव सम्मेलन था, और वो अब चुनाव होके वो बिल्कुल संपन्न हो चुका है। इस जो सम्मेलन में
जो बातें कही गई हैं वो मुख्य रूप से हमारा संयुक्त मोर्चा है राजस्थान रोडवेज में, जिसमें एटक, सीटू, इंटक, एसोसिएशन, बीजेएमएम और कल्याण समिति सह संगठन शामिल हैं। उनकी तरफ से पूरे राजस्थान में ये संघर्ष चल रहा है। हमारे संघर्ष के 6 दौर पूरे हो चुके हैं। हमारे प्रदर्शन हो चुके हैं, अर्धनगर प्रदर्शन हो चुके हैं, धरने हो चुके हैं और अभी हमारी ये मीटिंगों का सिलसिला जारी है। अगला प्रोग्राम हमारा 5 अक्टूबर का प्रदेश स्तरीय रैली का है। जयपुर में विशाल जो है हम रैली निकालेंगे। उसके बाद में 25-26 तारीख के हमारे दिन रात के धरने हैं पूरे राजस्थान में सभी संगठनों की तरफ से, और 27 अक्टूबर को 24 घंटे की चक्का जाम हड़ताल है पूरे राजस्थान में। और जो हमारी मुख्य मांगें हमारी हैं कि हमारे सेवारत कर्मचारी हैं, जो पेंशनर हैं, उनको 7वां वेतन आयोग पूरे राजस्थान के कर्मचारियों को सभी को दे दिया गया है, केवल रोडवेज में नहीं मिला है। हमारी मांग है ये रोडवेज में 7वां वेतनमान लागू हो। हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, पिछले 60 महीने से जो है उनको किसी भी तरीके का भुगतान नहीं मिला है। करीबन 500 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान है, उनको सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान हो और जनता की सुविधा के लिए ये रोडवेज चले, अच्छी सुविधा दे। इसके लिए कम से कम राज्य सरकार 1500 गाड़ियों के लिए हमको फंड उपलब्ध कराए और इनके संचालन करने के लिए आज की तारीख में केवल 12,500 कर्मचारियों की संख्या बच गई है। 9,000 रिक्त पद पड़े हैं। हमारी डिमांड है उन रिक्त पदों पर भी नई भर्ती की जाए। तो इन सारी मुख्य डिमांडों को लेके ये हमारा साझा संघर्ष है और इसी का ज़्यादातर वक्ताओं ने विस्तार के साथ में इस सम्मेलन में बताया। साथियों, आज का जो सम्मेलन रहा वो मुख्य तौर से एटक यूनियन का रहा और एटक यूनियन के बिरादना हमारी रिटायर्ड एसोसिएशन है, एम्प्लॉयज एसोसिएशन, रिटायर्ड एसोसिएशन जो है उनका भी चुनाव अजमेर का यूनिट का हुआ है। और ये जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन के अंदर हमारे अजमेर में स्थित जो अजमेर आगार है, अजमेर आगार के अलावा अजमेरू आगार है और अजमेरू आगार की जो यहाँ की रिटायर्ड एसोसिएशन की कार्यकारिणी है, 3 यूनिटों का यहाँ चुनाव सम्मेलन हुआ। इस 3 यूनिटों का सम्मेलन हमने क्षेत्रीय सम्मेलन के साथ में किया और क्षेत्रीय समिति का भी चुनाव हमने कराया। और इन चुनावों के बीच में मंशा यही रही हमारी कि हम नए साथी इस सम्मेलन के बतौर हम चुनाव में लाना चाहते थे। जो रोडवेज के अंदर वर्तमान के अंदर जो आंदोलन चल रहे हैं, उन आंदोलनों में हमारी युवा शक्ति काम करेगी, हमारी पुरानी जो रिटायर्ड एसोसिएशन की शक्ति वो भी काम करेगी और ये एटक और रिटायर्ड एसोसिएशन का एक साथ मिलकर के हमारे आगे जो रोडवेज में आने वाले भावी आंदोलन है, जो हमारी डिमांडें हैं, उसके बारे में सरकार के विरुद्ध में हमारा जो पक्ष रखना है वो हम आगे होकर के लड़ेंगे। और इन सम्मेलनों में हमने बड़े सर्वसम्मति से कराए हैं, सबके मंथन से कराए हैं, सबकी सूझबूझ से कराए हैं, सबसे राय मशवरा कराए हैं और सबसे सर्वसम्मति से मिलकर के आज हमारा क्षेत्रीय समिति का सम्मेलन चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई है। अजमेर आगार की पूरी हुई है, अजमेरू आगार की पूरी है और रिटायर्ड एसोसिएशन की पूरी है। जो हमारा ऊपर प्रांत से आज जो हमारी प्रक्रिया है, हमारी सम्मेलन है, वो हमारे 6 डिपो का है, भीलवाड़ा, ब्यावर, नागौर, अजमेर, अजमेरू रिटायर्ड एसोसिएशन। तो ये हमारे हर 3 साल के बाद में इलेक्शन होते हैं। वो लगभग 3.5 साल हो चुके थे, वो कराना जरूरी था, प्रदेश से हमारे आदेश थे, वो आज करा दिए गए सर्वसम्मति से। और ये आंदोलन की रूपरेखा में आगे जो हमारे प्रांत से आदेश हैं, 3 महीने के अंदर जो प्रक्रिया आंदोलन है उसी के तहत कार्य होता रहेगा। राजस्थान सरकार से हमारी मांग है, मांगने के लिए हम मांग करते रहेंगे और हम आंदोलन को। ससुराल पक्ष द्वारा उधारी के पैसे नहीं देने पर दामाद ने अपने शरीर पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। दामाद को बचाने के गए ससुराल पक्ष के लोग भी झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया। किशनगढ़ निवासी एक जवाई ने उधारी के पैसे नहीं देने पर साले से नाराज ससुराल पहुंचकर खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। आग लगने से जवाई झुलस गया और उसे बचाने में जुटा साला भी बुरी तरह झुलस गया। दोनों को जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं उसकी पत्नी व 7 साले की बहू भी बचाव के दौरान आग के चपेटे में आ गए। उनका प्राथमिक उपचार कराया गया। संदीप की पत्नी रेखा ने बताया कि भाई अमरचंद की शादी के समय कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन आज नावण के कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान संदीप आए और खुद को आग लगा ली। पुलिस भी मामले की पड़ताल में जुटी है। वहाँ से आए किशनगढ़ से, आते हैं ना पैसे मांगने लगे, पैसे की बात ही नहीं हुई और एकदम से घास पेट्रोल फूट लिए थे ऊपर और आग लगा दी खुद ने। ये 30 पता नहीं थी, पैसे कर रहे थे इन्होंने। तो ये कोई शादी करी थी तो उस टाइम लिए थे भैया ने, तो फिर उस पैसे के वास्ते इसने ऐसे काम कर लिया सब। बीवी हूँ उसकी, संदीप जी। खुद ने तेल लेके आया और रसोई में गया और खुद ने डाल लिया। ये हमारे मामा का जवाई है,
संदीप है इसका नाम। अच्छा। बोले कि मेरे को पैसे चाहिए, बोले मेरे पैसे दे के वो पैसे दो मेरे को तो, और मैं तो नहीं तो आग लगा लूँगा शरीर के ऊपर। तो रसोई में गया और रसोई में जाकर ऊपर घासलेट डाल दिया। हमारे मामा का जवाई है तो हमारे पावना हुआ ना, ये किसी बड़ी नागफड़ी क्षेत्र से दरगाह बाईपास रास्ते में पुलिया बनाने का कार्य किया जा रहा है। 4 दिन से पुलिया निर्माण कार्य बंद होने के कारण गंदगी और दुर्गंध के कारण क्षेत्रवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरगाह बाईपास बड़ी नागफनी क्षेत्र में पुलिया बनने का काम से क्षेत्रवासियों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। क्षेत्रवासी बाबुल शर्मा ने बताया कि दरगाह बाईपास के मुख्य मार्ग पर 4 दिन पहले पुलिया का निर्माण कार्य के दौरान पुलिया तोड़ी थी, जिस पर प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। वहीं 2 दिन से हो रही बारिश से मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, जिससे लोगों को गंदगी और दुर्गंध के साथ वाहनों की आवाजाही संबंधित दिक्कतें आ रही हैं। का बाईपास है और ये पुलिया 4 दिन से टूटी हुई है, इसके कोई सुध लेने वाला नहीं है। वो तोड़ के गए और यहाँ से जो सरिये निकले थे वो सब सरिये ले जाके और उनको बेचने का काम कर रहे हैं, बाकी कुछ भी काम नहीं हो रहा है यहाँ। और अभी 2 दिन पहले जो बरसात आई, बरसात में कई आदमी इस पुलिया से इधर से उधर नहीं आ सके न जा सके, ऐसी हालत हो गई। समस्या ये है कि न तो यहाँ कोई रोड है न कोई इधर का जो बोराज तक जेट संपर्क सड़क है, ये अपने चामुंडा संपर्क सड़क है वहाँ तक जाती है, यहाँ इसमें कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। ये पुलिया बनाने का काम चल रहा है, 4 दिन से तोड़े हुए है, कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। बड़ी नागफनी है, दरगाह बाईपास मेन रोड है। आज 4 दिन से ये पुलिया तोड़ रखी है इन्होंने, जिसकी कोई सुध नहीं ले रहे हैं। आने जाने की समस्या आ रही है। कश्मीर की वादियों में अखरोट की खेती के बारे में स्वामी न्यूज द्वारा लाइव कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया गया। कश्मीर की इन वादियों के अंदर एक छोटे से गांव, जानेंगे कौन से गांव में, यहाँ के स्थानीय नागरिकों से। यहाँ पर जिस गांव में मैं इस समय हूँ, यहाँ पर बड़े पैमाने पर अखरोट की खेती होती है। और अखरोट की खेती नहीं होती है, अखरोट के बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर। और आप ये देखेंगे तो ये जो जितने ऊपर देख रहे हैं, ये सारे अखरोट के पेड़ हैं। इन अखरोटों के पेड़ के अंदर, किस वादियों के अंदर किस तरीके से आता है अखरोट, कहाँ होता है, किस तरीके होता है, यहाँ तोड़कर भी हम लोग खिलाएंगे आपको अखरोट कि किस तरीके से ताज़ा अखरोट खाने का क्या फ़ायदा होता है, किस तरीके से होता है। यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं उनसे हम जानते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? जी सर, मेरा यासिर अहमद खान नाम है। जागरूक जी, बताएं कि यहाँ पर जो ये गांव है, यहाँ पर मैंने आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर अखरोट के बहुत सारे पेड़ हैं। तो ये क्या है अखरोट के पेड़, कब बोया जाता है, कब इसका पूरी फसल पूरी तैयार होती है, और इसका जो मार्केट है वो क्या मार्केट है, कहाँ जाते हैं ये? सर, अगर अखरोट की बात करेंगे, सितंबर के फर्स्ट वीक में उनको तोड़ाने का काम शुरू कर देते हैं जी। उसके बाद इनको सुखाते हैं सर, नहीं उसके बाद उनको जो ऊपर का कवर होता है ना सर, उनको उसको हटा देते हैं। उसके बाद उनको सुखा देते हैं और तोड़ के भी बेचते हैं और ऐसे सबूत भी बेच देते हैं। और अगर बात करेंगे इनकी रेट की सर, इनकी रेट की अगर किलो की बात करेंगे 300 350 के आसपास इसका रेट जाता है। यहाँ से जो गांव से बेचते हैं उनके क्या रेट रहते हैं और पहुँचते लोगों तक क्या भाव पहुँच जाते हैं इसके? सर, अगर यहाँ की बात करेंगे, यहाँ की रेट की अगर जो ज़मींदार होता है उसके अपने पेड़ है तो 200-250 तक हो जाता है, अगर अपने आसपास वालों के पास भी देते हैं। अगर बाहर की बात करेंगे सर, 400, 500, 450 तक इसकी रेट जाती है सर जी। हाँ जी सर, उसका रेट 450। तो ये जो अखरोट हैं ये कहाँ हैं, दिखाएं इस पेड़ में कहाँ है अखरोट। इसका यदि तोड़ के यदि आप हमको खिलाएं तो मालूम पड़े कि ये अखरोट आप किस तरीके से और किस तरीके से इसकी व्यवस्था है। कोई भी एक बार देखिए दर्शकों, ये ऊपर देख रहे हैं, ये ऊपर ये सारे पेड़ में अखरोट दिख रहे हैं। ये देखिए भाई साहब इसको तोड़कर देंगे, आपको खिलाएंगे कि किस तरीके से। ये देखिए ये अखरोट है, ये बिल्कुल ताज़ा अखरोट है। ये 2 हमारे साथी हैं, इसको लेके आए। देखिए ये अखरोट है, ये अखरोट के अंदर देखिए इसके ऊपर इस पे कवर लगा हुआ है। देखिए इसको खोलें, इसके ऊपर कवर है और देखिए कवर खोलने के बाद इसको दिखा रहे हैं भाई साहब। ये देखिए किस तरीके से इसको देखिए अंदर से, ये देखिए इन्होंने मुंह से ही इतना नरम होता है, इतना नरम है कि बिल्कुल दांतों से इन्होंने तोड़ लिया इसको। और ये देखिए इसको तोड़ रहे हैं और ये देखिए आप, ये छोटे छोटे बच्चे इसको खाएंगे। लो कौन खाएगा भाई, कौन खा के दिखाओ भाई, कौन खाएगा? लो भैया ये देखिए ये खा रहे हैं भैया, ये देखिए। और किस तरीके का लगा इनको टेस्ट, इसके बारे में भी हम जानेंगे।
हाँ भाई साहब है साहब, बहुत अच्छा टेस्ट है। ये बताइए अभी आप खा रहे हैं, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है या जब दिसंबर में निकल जाता है तब ज्यादा अच्छा लगता है? मेरे को तो कल एक ऐसा अखरोट यहाँ पर खिलाया जिसके अखरोट के अंदर आप ये देखिए कि बिल्कुल बिल्कुल नरम था, मतलब ये तो कवर भी है, वो कवर भी नहीं था उसका, इतना सॉफ्ट था जी। हाँ जी, वो तो दूसरी क्वालिटी का मतलब डिफरेंट टाइप का सब क्वालिटी है ना अखरोट में। एक होता है कागजी, दूसरा होता है मतलब जो अभी हमने आपको जी, एक होता है इससे भी हार्ड होता है जी, मतलब डिफरेंट टाइप होते हैं इसके। और जो ये है ये मीडियम है, इससे दूसरा क्वालिटी आएगा वो कागजी बिल्कुल हाथ से ऐसे ही तोड़ सकते। अच्छा, और जो ये इसमें पूरा रस है, इसमें भी बहुत मजा है खाने में। आप देखिए मतलब ये है, देखिए किस तरीके से, ये देखिए ये दूसरा भी वैसा आपके हाथ में पूरी भी देखिए, ये देखिए बिल्कुल ये अखरोट है, ये अखरोट का ही बिल्कुल कैरी की तरह लग रहा है। ये देखिए बिल्कुल कैरी की तरह लग रहा है दर्शकों को पूरा। हाँ ये देखिए, हाँ ये देखिए इसको खोल रहे हैं, हाँ खोलिए इसको, इसको थोड़ा सा, ये थोड़ा सा, हाँ ये देखिए इसको थोड़ा सा ये उन्होंने उसे जम किया, उसका जो ऊपर का कवर है वो हट गया। और देखिए एक मिनट, ये देखिए इसमें ये कवर के अंदर से ये अखरोट का जो अपन के यहाँ तक पहुँचता है वो दर्शकों ये देखिए अपने यहाँ तक पहुँचता है, उसकी स्थिति यहाँ पर इस तरीके होती है। परंतु जो अखरोट यहाँ पर पेड़ से तोड़ा गया तो पेड़ में जैसे कैरी की माफिक था, कैरी लग रही थी इसका बिल्कुल कैरी की तरह। और देखिए इसको तोड़ के भाई साहब ये देखिए बिल्कुल दांत से, ये देखिए बिल्कुल दांत से ब्रेक कर दिया इसको। और देखिए बिल्कुल इसका जो नजारा है, अभी ये पूरा पका नहीं है, अभी पकेगा। रेलवे अस्पताल में एक व्यक्ति द्वारा पत्थर लेकर घुसाने और उत्पात मचाने का मामला सामने आया। इस खबर को स्वामी न्यूज लाइव के द्वारा दिखाया गया। रेलवे अस्पताल जो कि ब्यावर रोड रेलवे अस्पताल है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं रेलवे अस्पताल की बिल्डिंग। यहाँ पर एक व्यक्ति अंदर घुस गया और उसने जो यहाँ के ऑफिस है, वार्ड है, उसमें बुरी तरह जो है उत्पात मचा दिया। यहाँ का जो रेलवे का स्टाफ है आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी जो है ये लोग खड़े हुए हैं। मैं आपको एक बार वो वीडियो बताता हूँ जिस वीडियो में उसने उत्पात जो है मचाया है। ये देखिए किस तरीके से ये व्यक्ति रेलवे हॉस्पिटल में अंदर प्रवेश कर गया और जो है बुरी तरह इसने यहाँ पर उत्पात मचा दिया। और उसके बाद जब रेलवे प्रशासन के लोगों को, जब रेलवे हॉस्पिटल के लोगों को इसकी सूचना मिली तो जो रेलवे की पुलिस है वो यहाँ पर आई और इसको बड़ी मुश्किल से काबू में करके रेलवे अस्पताल से बाहर निकाला। ये व्यक्ति कौन है, क्या है, किस मकसद से रेलवे हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश किया था और अचानक अंदर घुस के आ गया था, लेकिन पता नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने पूछा, लेकिन अंदर आ गया था घटनास्थल की तरफ और फिर अंदर आके लोगों को मारने लगा, करने लगा, आगे चला गया था। 2-3 वार्ड भी है, पेशेंटों को दिक्कत आ जाती है, अंदर कुछ चला जाता तो बहुत दिक्कत आ जाती है। फिर भी इसको पकड़ा, काबू में किया, इसको मारा, फिर बाहर लेके गए, पुलिस प्रशासन को बुलाया है। ये तो पता नहीं था, बट ये हमको सूचना मिली थी कि बाहर भी कई लड़कों को उन्होंने परेशान किया था, और हमको पता चला, हम भी यहाँ भाग के आए, जब फिर काबू में किया गया। पुष्कर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सशक्त मंडल अभियान के तहत आज प्रेम प्रकाश आश्रम में पुष्कर विधानसभा 6 मंडलों की समीक्षात्मक बैठक रखी गई। पुष्कर भाजपा द्वारा सशक्त मंडल अभियान के तहत पुष्कर विधानसभा के 6 मंडलों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पन्ना प्रमुख के पदों पर भी चर्चा की गई। साथ ही 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के संबंध में और मानव सेवा के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के बारे में चर्चा की गई। सशक्त मंडल अभियान के अंतर्गत आज पुष्कर के प्रेम प्रकाश आश्रम में पुष्कर विधानसभा क्षेत्र की 6 मंडलों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसके अंदर विधानसभा प्रवासी पूर्व प्रदेश महामंत्री बीरमदेव जी भाई साहब, जिलाध्यक्ष अजमेर देहात देवीशंकर जी बोजड़ा, MLA विधायक जी हमारे सुरेश जी रावत आदि ने समीक्षा बैठक ली। पुष्कर के अंदर 6 मंडल आते हैं विधानसभा क्षेत्र में, उन 6 मंडलों के मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री आज अपेक्षित थे। सशक्त मंडल अभियान के अंतर्गत पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, बूथ समितियां, कई मंडल के पुनर्गठन पर चर्चाएं, निष्क्रिय कार्यकर्ताओं के स्थान पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को स्थान देने सहित विभिन्न माध्यमों से मंडल को सशक्त करने के जितने भी प्रयास हैं उन सबकी समीक्षा बैठक आज वो बैठक अनेक विषयों को लेकर हुई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि विश्व के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 17 तारीख को जन्मदिवस है। और ये एक संयोग है कि जब 17 तारीख का उनका जन्मदिवस होगा तो 7 अक्टूबर को उनको इस जनप्रतिनिधि के नाते 20 साल काम करते हुए हो जाएंगे। 2001 7 अक्टूबर को गुजरात के मुख्यमंत्री बने
और तब से लेकर 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और अब जो जन्मदिन आ रहा है, ये जनप्रतिनिधि के नाते इस देश की सेवा करते हुए उनको 20 वर्ष हो जाएंगे। और इस 20 वर्षों के अंदर उन्होंने जिस तरीके से गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, वनवासियों के लिए और आदिवासियों के लिए जो काम किया है, वो देश की आज़ादी के 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो 7 साल में। तो इस सहयोग में जो जन्म दिवस मना रहे हैं, हम ये जन्म दिवस 17 तारीख से लेकर 7 अक्टूबर तक 20 दिन मनाएंगे। और इस मध्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का 25 सितंबर को उनका जन्म दिवस आएगा और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती आएगी। इन सारे विषयों को लेकर के इस 20 दिन के अंदर जो मोदी जी सेवा कर रहे हैं और जिस तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का समर्पण और त्याग का जीवन रहा है, महात्मा गांधी जी का आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन सब के जो जीवन को लेकर हम सेवा भाव जो आया है सामने, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस 20 दिन के अंदर या विभिन्न क्षेत्रों में सेवा करेंगे। विशेष रूप से बूथ के ऊपर पर्यावरण के क्षेत्र में काम करेंगे और अपने अनाथ आश्रम के अंदर हो, चाहे चिकित्सालयों में जाकर के हो, चाहे वृद्ध आश्रम हो, इन सारे क्षेत्रों में। उसके साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर भी काम करेंगे। टीकाकरण के अंदर जो टीकाकरण नहीं हो पाया उनको टीकाकरण करने में सहयोग करेंगे और विकलांगों को क्या सहयोग किया जा सकता है, विकलांगों की सेवा करेंगे। इस तरीके से सेवा कार्य कम से कम 7 तरीके की गतिविधियाँ वो चलेगी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती भी प्रत्येक बूथ पर मनाई जाए, इस तरीके की हम रचना करने के लिए। और जो अभी बीरमदेव जी वैसा में होता है, सशक्त मंडल का जो अभियान चल रहा है, वो अभियान 15 तारीख को पूर्णता की ओर, वो 1 अगस्त से शुरू हुआ था और अब ये 15 सितंबर को पूर्णता की ओर है और 15 सितंबर को ये पूर्ण हो जाएगा। इसकी भी समीक्षा, क्योंकि ये विधानसभा के प्रवासी है तो उसके नाते इन्होंने समीक्षा भी की सारा कार्य को, और हमने ये जो सारा जो मोदी जी का जन्म दिवस है उसको किस तरीके से मनाना 20 दिन तक, उसकी सारी चर्चा की। यही आज के कार्यक्रम का आज ये पुष्कर विधानसभा क्षेत्र की हमारे सक्रिय बूथ सशक्त मंडल सक्रिय बूथ समिति और पन्ना प्रमुख नियुक्ति, इस विषय को लेकर के ये बैठक हुई है। इसमें हमारे मंडल अध्यक्ष, मंडल के महामंत्री, मंडल के प्रवासी, इन लोगों ने भाग लिया, जिले के पदाधिकारी। और पार्टी ने 3 चरणों में सशक्त मंडल वाला जो कार्यक्रम है इसको 3 चरणों में हम चलाएं। पहले हमारा जो मंडल है, मंडल का परिसीमन, मंडल की भौगोलिक जो परिस्थितियाँ उसके अनुरूप इसको बढ़ाएंगे। इसके बाद में हमारे द्वितीय चरण में बूथ समितियाँ हैं, हमारे शक्ति केंद्र हैं, इन सारों का गठन होगा और इसमें जितने भी निष्क्रिय कार्यकर्ता हैं उनकी जगह सभी कार्यकर्ता जुड़ करके और एक सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ समिति और पन्ना प्रमुख नियुक्ति, ये कार्यक्रम हम फरवरी 2022 तक पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लेंगे। इस वजह से 242 बूथ हैं इस पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में। इन सभी बूथों पर हमारी बूथ समितियाँ होगी, हमारे बूथ अध्यक्ष होंगे, शक्ति केंद्र के संयोजक होंगे, शक्ति केंद्र के प्रभारी होंगे। इसी प्रकार से मंडल में भी हमारे सभी मोर्चे गठन हो चुका है और मंडल अध्यक्ष और मंडल की कार्यकारिणी बन चुकी है और पूर्ण रूप से संगठन सक्रिय रूप से काम कर रहा है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में जायरीनों के लिए ऑनलाइन नजराना डालने के लिए नजराना पेटियों पर बारकोड लगवा दिए गए हैं। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में अब ज़ायरीन ऑनलाइन भी नजराना डाल सकते हैं। इसके लिए दरगाह कमेटी ने दरगाह में रखी नजराना पेटियों पर बारकोड लगवा दिए हैं, जिससे ज़ायरीन दरगाह में रखी नजराना पेटियों पर लगे बारकोड को स्कैन करके नजराना डाल सकते हैं। लेकिन दरगाह कमेटी में इस कदम को उठाए जाने से दरगाह के कुछ खादिमों ने एतराज़ जताया है और खादिमों के दोनों संस्थाओं अंजुमन सैयद जादगान और अंजुमन शेख जादगान से इस मामले में दखल देने की मांग की है। वहीं अंजुमन सैयद जादगान सचिव वाहिद हुसैन अंगारा शाह ने कहा कि अस्थाने के बाहर रखी पेटियों के नजराने पर सिर्फ खादिमों का ही हक है। इस मसले पर दरगाह कमेटी से बात की जाएगी।
इससे तमाम खुद्दाम ख्वाजा को इतराज़ है कि दरगाह कमेटी की तरफ से ये जो बार कोड का मार्क लगा रखा है वो ज़ायरीनों से दरगाह शिप का नजराना ऑनलाइन मंगाने की जहाँ तक बात है, तो ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में तमाम खुद्दाम ख्वाजा को इतराज़ है और सभी ने अंजुमन सैयद ज़ादगान और अंजुमन शेख ज़ादगान से गुजारिश की है और अपील की है कि वो जाकर के दरगाह कमेटी के नाज़िम साहब से, सदर साहब से बात करें, दरगाह कमेटी से बात करें और इस मसले को हल करें, क्योंकि ये जहाँ पर एतराज़ का मसला आता है दरबार में या विवाद का मसला आता है, इससे दरबार की बदनामी होती है। तो ये कोशिश दरगाह कमेटी की रहनी चाहिए हमेशा कि कोई किसी तरह का विवाद ना हो और अंजुमन की सहमति से मिलकर के ही सारे काम किए जाए, से लगा है। और कल से ही यहाँ पर फिर बिल्कुल विवाद जैसा माहौल हुआ, तमाम खुद्दाम ख्वाजा ने अंजुमन से बात की और अंजुमन से बात करके यही कहा कि दरगाह कमेटी से वो बात करें और बात करके इस मसले का हल करें। नई कोई पेटी नहीं लगाई, जो पुरानी पेटियां थी उन्हीं को एक नए सिरे से बनवा के हमने लगाई हैं। उनमें एक एडिशनल फीचर ये किया है कि QR कोड उस पर लिखवाया ताकि कोई ऑनलाइन अगर डोनेशन करना चाहे तो वो भी कर दें। उसके लिए कई तरह की रिएक्शंस आ रहे हैं, कई बातें आ रही हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको रिव्यू करेंगे, कोई नया या कोई चेंज उसमें करना होगा तो हम फिर उसके लिए। दरगाह शरीफ में आस्ताना आलिया के बाहर सिर्फ खुद्दाम ख्वाजा साहब का नज़ारा लेने का आ गए। दरगाह शरीफ के अंदर इसका सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला हो चुका है, प्री कौंसल का फैसला भी है दरगाह शरीफ के, उसके बावजूद भी न मालूम किसी वक्त से ये पेटियाँ यहाँ पर लगी हुई है। अब उसमें एक नई बात और आई है कि उसके ऊपर उन्होंने आरपीएससी की ओर से आयोजित उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस भर्ती परीक्षा में कुल 859 पदों के लिए 3 दिन तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। आरपीएससी की ओर से उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 का आयोजन 13 सितंबर से शुरू किया जा रहा है। इस भर्ती परीक्षा में कुल 859 पदों के लिए 3 दिन तक होने वाली परीक्षा में 7,95,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रदेश भर में 7 संभाग मुख्यालयों के अलावा 4 और जिलों में इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। और इसके साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़। यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार।